क्वेश्चन नंबर क्या लिखें? एक स्क्वायर फ्रेम है, एक स्क्वायर फ्रेम है, फ्रेम मतलब बीच में से खाली है। बेसिकली ये चार रॉड से मिलके बनी है, एम एल एम एल एम एल एम एल ऐसे करके चार रॉड हैं जिससे एक फ्रेम बनाया है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है सेंटर के अबाउट, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। मान लीजिए रॉड के नंबर ऐसे मान लो 1 2 3 4, तो बेसिकली एक साथ इसका नहीं निकलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल रॉड का निकालना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि रॉड यहाँ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस से अपन करते हैं। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हम लिखेंगे यहाँ, इसके पैरेलल एक एक्सिस खींचेंगे तो ये एक्सिस आ जाएगी। इसके अबाउट तो I1 में क्या लिखूंगा, इस एक्सिस के अबाउट इसका एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/12, और ये डिस्टेंस कितनी होगी L/2, इधर बन जाएगा mL/2 का स्क्वायर। ये तो I1 आ जाएगा, ये कितना आएगा सॉल्व होके, mL²/4, 12 LCM आएगा, 4 4 mL²/12 है ना, तो mL²/3 आ रहेगा। ठीक है, अब इस रॉड के लिए निकालेंगे तो बोलेंगे वही सब कुछ तो है, mL²/12 प्लस mL/2 का होल स्क्वायर, तो कुल मिला के I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4 सबका सेम आएगा। तो अगर मुझे टोटल आई निकालना है रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट, तो मैं लिखूंगा 4 × I1, और ये बन जाएगा 4 mL²/3। ये हो गया, अगला करो। वापस से स्क्वायर फ्रेम है, और इस बार इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए ये घूम रहा है, ये है AOR। इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। स्क्वायर फ्रेम है, ml ml ml, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l की चार रॉड हैं। आपको बताना है गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सोचिए। चलिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, निकालना है, पर हमें नहीं पता है, तभी तो पता करना है। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्या करें, बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका जो सूझ रहा है वो ये सूझ रहा है कि ये पूरा स्क्वायर फ्रेम, इसकी ये एक्सिस, तो मैं कह सकता हूं ना कि सिमेट्री से कि ये जो एक्सिस होगी दूसरी, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा। अगर इसके अबाउट आई है तो, अगर इसके अबाउट आई है तो इसके अबाउट भी आई ही होगा। सिमेट्री से कह सकते हो, सेम ही मास डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। और इन दोनों एक्सिस से जो इंटरसेक्शन होगा और उससे जो परपेंडिकुलर एक्सिस आएगी, उसके अबाउट तो ये आई निकाला ही है। ये जो निकाला है ये उसी के आउट तो निकाला है, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। इसको आई आई और इसको आई जेड लिख लेते हैं। तो आई जेड बराबर 2I, और आई जेड कितना आया है 4 mL²/3 बराबर 2I। आई बराबर 2 mL²/3। अब देखो, बात यह है कि सर अगर हमने ये सॉल्व नहीं किया होता तो क्या और भी तरीका हो सकता है सॉल्व करने का? हो सकता है और तरीके, कैसे? आप सिंगल रॉड मान के करो, ये सिंगल रॉड है, ये कितने एंगल पे है, वो एंगल वाला फॉर्मूला लगा के चारों का निकाल के ऐड कर सकते हो वो। पर इससे शायद कठिन ही पड़ेगा सोचना, या जैसा भी ठीक लगे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी एक तरीका नहीं है कि भाई ये तरीका फर्स्ट फुल एंड फाइनल और इस यही है। आप सोचो, आप तिकड़म लगाओ, बस ध्यान ये रखना है कि कॉन्सेप्ट गलत यूज नहीं करना है। आप तिकड़म कैसी भी लगा सकते हैं, पर बस गलत कॉन्सेप्ट यूज ना करें तो सही आंसर आएगा। करो ये वाला, ये आ गया समझ में। आप घर पे ट्राई करना, सोचना, और किसी और तरीके से
कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, फिर चेक कराना, ठीक है। एक और करते हैं। अब जो मैं आगे के 2-3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये बहुत सही सवाल है, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करें। आपसे ना नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि समझ जाओ आप, ठीक है। ये मास m है, रेडियस r है, ये हाफ डिस्क है, ठीक है। मैं एक ही सवाल के 2-3 पार्ट कर दे रहा हूं ताकि वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आता जाएगा। ये सेंटर है, ये है सेंटर, ये सेंटर है, और इसके अबाउट ये जो एक्सिस दिख रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P। उसके अबाउट आपको आई निकालना है, करीब कैसे करोगे? ये बहुत सही सवाल है, आपको बोल रहा हूं ध्यान से करना, फूक फूक के कदम रखना। चलिए, तो आप समझो, इसमें बात ऐसी है कि आप यहां से यहां तक डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास डिस्क का, हाफ डिस्क का यहाँ कहीं आता है, ये सेंटर ऑफ मास है, जो कि यहाँ से 4r/3 पाई डिस्टेंस पर आता है, ठीक है भाई, आता है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच में लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में लगा तो दो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पर आपको आईसीओएम ही नहीं पता, यहाँ पे आईसीओएम भी तो पता लगाना होता है। तो पहले हमें इन दोनों एक्सिस के बीच में या पॉइंट्स के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। हमें इस जगह का पता है, सी से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसकी मदद से पहले सीओएम का निकालना पड़ेगा, और फिर सीओएम और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में वापस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के वहां पहुंचेंगे, मतलब पहले यहां से यहां पहुंचेंगे, फिर यहां से यहां पहुंचेंगे, ऐसे 2 बार में इसको करना पड़ेगा। समझ में आई बात? करके दिखाता हूँ। आइए, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं d1, और सी के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी हो जाएगा, सीओएम के अबाउट सीओएम लिख देंगे, तो मैं लिखूंगा आई सी इज इक्वल टू आई सीओएम प्लस एम d1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आई सी क्या लिखूंगा बताइए? आई सी तो हो जाएगा mr²/2, कॉपी में लिखा हुआ है सर। और फिर आई सीओएम कितना हो जाएगा? माइनस m/4r/3 पाई का होल स्क्वायर। ये तो अभी आई सीओएम आया है, खत्म हो गया क्या? नहीं। अब हम सीओएम और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने वाले हैं, तो हम वापस लिखेंगे आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई सीओएम। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बीच में d2 मान लेते हैं, तो पहले d2 कैलकुलेट कर लेते हैं। d2 बराबर कितना हो जाएगा? r-d1 हो जाएगा। सही है? यहां तक समझो पहले, कोई डाउट यहां तक किसी को? अब आई सीओएम प्लस एम d2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई एओआर बराबर, अच्छा d2 कितना हो जाएगा? r-4r/3 पाई का होल स्क्वायर, बस यही आंसर। लिखो, पूछो इसमें कोई डाउट हो तो बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, इस पे स्टार लगा लीजिए। इसको आप रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में। और एक और करते हैं, अगला सवाल कर, अगले सवाल में आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इसको मैं हाफ डिस्क की रहने देता हूँ, मास एम रेडियस आर की, एक्सिस बस चेंज कर देता हूँ, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और मैं उसे ये लिख देता हूँ, ये डिस्क ही है, हाफ डिस्क, ये रही वो एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये
कहां से पास हो रही है एक्सिस? यहां से, दिख रहा है? करिए, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और पूरा सॉल्व करना है इसको, पूरा सॉल्व करना है, ऐसे लास्ट तक लेके आना है, और अगर सॉल्व हो जाए तो लास्ट में उसका आंसर भी निकालना है। करिए। हम्म देखिए, तो वापस से आप सी और ए आर के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम मत लगा देना, वो कॉन्सेप्ट गलत है। वो सेंटर ऑफ मास से होते हुए आएगा। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ है, जो कि हमें पता है कितना ऊपर है। अभी उसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं, मान लीजिए ए डिस्टेंस ऊपर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। अब हमें पता है कि पहले हमें पैरेलल थ्योरम यहाँ से यहाँ तक लगानी पड़ेगी, और फिर हमें पैरेलल थ्योरम यहाँ से यहाँ के लिए लगानी पड़ेगी, तो यहाँ के लिए भी डिस्टेंस हमको चाहिएगा। इसको ए, इसको बी मान लेते हैं, और बी क्या होगा ये भी हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कितना होगा, 4r/3π होगा, है ना। आइए, सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ के बीच में एम ओ आई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ। मैं लिखूंगा आई सी इज इक्वल टू प्लस, आई सी कितना लिखूंगा, mr² 2 इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो आई सी ओ एम कितना आएगा, mr² 2 माइनस एम ए स्क्वायर। ये आ गया आई सी ओ एम। अरे आ गया क्या? उसके बाद मैं लिखूंगा बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं सी ओ एम और ए ओ आर के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। आई सी ओ एम कितना रखूंगा, mr² 2 माइनस एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह रख दूंगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या दिख रहा है, एम ए स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, ये एम आर स्क्वायर बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, वैल्यू नहीं रखनी पड़ी, अच्छी बात है। इसको एक तरीके से और बता सकते हैं, बता तो सकते हैं, पर वो तरीका अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, अलग है एकदम। और वो तरीका बहुत दिमाग वाला भी है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगता है उसमें। तो बता दूं क्या? ठीक है, नहीं समझ में आए, कम समझ में आए तो आराम आराम से समझ जाना, बाकी ये तो आपको आ ही गया। तो एक और मेथड देखिए इसको करने का, है ना। वो मेथड थोड़ा अजीब सा है, सिमेट्री का मेथड है वो। सिमेट्री के मेथड अजीब होते हैं, क्योंकि सिमेट्री जब दिख जाती है तो ही दिखती है, जब तक नहीं दिखती है तब तक नहीं दिखती है, दिखने के बाद फिर दिख जाती है, फिर वो भूल नहीं सकते आप, है ना। सिमेट्री थोड़ा ऐसी चीज होती है, समझ गए क्या? जैसे कि सुनना ध्यान से, लॉजिकल है पूरा मेथड में, सॉल्व कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सोचना है। हमने आपको क्या पूछा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए, तो हमने माना आई है। इस हाफ डिस्क का मास कितना है, एम, और रेडियस आर है। अच्छा, इस तरीके को लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, या साइड में देख लो क्या पता होना चाहिए। अगर डिस्क पूरी होती, अगर डिस्क पूरी होती और डिस्क का मास होता मास एम और रेडियस आर, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, इस एक्सिस के अबाउट? अगर डिस्क पूरी होती तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? आपको क्या लगाना पड़ता, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ती। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं आप, तो इसके अबाउट अगर आई है तो आप लिखते आई इज इक्वल टू सी ओ एम के अबाउट कितना होता, बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई बराबर कितना आता? तो ये बात आपको पता होनी थी, जो तरीका मैं लगा रहा हूं उसमें ये बात आपको पता है। ठीक है, अब उसको कैसे यूज करूंगा, लॉजिक समझना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास आधी डिस्क और आधी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें आधी डिस्क और ऐड कर रहा हूं। सही। और अगर आप गौर से देखो तो इस आधी डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा, क्योंकि दोनों
सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। भाई एक क्या है, देखो रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक डिस्क आपकी ऐसे थी, सही है, और एक डिस्क आपकी ऐसे। अगर आप गौर से देखो तो इस वाली एक्सिस के लिए जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वाली एक्सिस के लिए भी वैसे ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। खैर पहले पूरा कर लेते हैं सवाल को, फिर अपन आते हैं और ज्यादा समझने पे। यहाँ तक सब ठीक है। अगर इसका इसके अबाउट आई होगा तो इस वाली डिस्क का भी इस एक्सिस के अबाउट आई ही होना चाहिए। और ये डिस्क हमने जोड़ी है वो एकदम सिमेट्रिकल डिस्क है, तो मतलब इसका भी मास एम और रेडियस आर ही होगी। समझ में आ गई बात? तो आपने देखो ये क्या बन गई, एक कंप्लीट डिस्क बन गई। और कंप्लीट डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें, अरे हाँ की ना। तो कंप्लीट डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I1 है। I1 तो क्या है, कंप्लीट डिस्क का। और इन दोनों का अकेले अकेले आई और आई है, तो क्या लिखेंगे, आई प्लस आई। ये तो कंप्लीट डिस्क का हो गया और ये आधी आधी डिस्क का हो गया। ठीक है क्या? I1 क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, 3/2 mr²। तो 3/2, m का मतलब है डिस्क का मास, और डिस्क का मास अब कितना हो गया, 2m। सही, रेडियस तो आ रही है। और आई प्लस आई कितना हो गया, 2i। 2 से 2 गया, आई बराबर कितना आया, ऐसे। ऐसे भी कर सकते तो, और भी कराऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े, तो आपको ये प्रैक्टिस थोड़ा और प्रैक्टिस में आ जाएगा, ये मेथड थोड़ा और प्रैक्टिस में आ जाएगा। बाकी ये ऐसे सोचो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी ये लिख लो। इस मेथड को लगाने की कोई कंडीशन नहीं है, जहां आपको सिमेट्री दिख रहा, आपको लग रहा हो यार सिमेट्री से सब चीजें लग रही हैं तो लगा सकते हैं। पता है यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक है ये वाली एक्सेस, इसके अबाउट भी आई है और इसके अबाउट भी आई है। अगर ये अलग हो जाते हैं, जैसे इससे जस्ट पुराना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जहां पे हमने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वहां पे आप करके देखना, नहीं होएगा, क्योंकि वहां आप करके देखना तो पता नहीं। ठीक, हाँ मतलब वो बन नहीं पाएगी पूरी डिस्क और वो अजीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो क्वेश्चन की किस्मत पे डिपेंड करता है कि उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन चाहता है तो ही आप इसे लगा सकते हैं, जबकि ये जो मेथड है मेथड 1, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है। आप लगाना चाहते हैं तो आपने लगा दिया, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं क्वेश्चन का मन नहीं था, क्वेश्चन वैसा नहीं था कि आप इसमें। जबकि सिमेट्री वाला मेथड बिल्कुल क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर वैसा है कि आप सिमेट्री वाला मेथड लगा सकते तो लगा सकते, नहीं तो आप चाह के नहीं लगा सकते। समझ में आई बात? ये तो कैलकुलेशन है, ये आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं मेथड, ऐसी ऐसी बात है। तो और क्वेश्चन करते हैं हम, पहले हम छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन लिखो, इसमें क्या होती है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस where the whole mass where the whole mass can be assumed where the whole mass can be assumed as a point to be kept as a point to be kept for same MOI, to be kept for
सेम MOI। क्या मतलब है इसका? देखो रेडियस ऑफ गायरेशन तो बोल रहे हैं, बाकी ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस जैसा कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट डिस्टेंस जैसा कॉन्सेप्ट मतलब जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, लीफ है कि आलू है? लीफ है, आलू, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 2D मानो चाहे 3D मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मास है कितना, m। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। हमसे पूछा है बताइए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या मतलब होता है इसका? एक्सिस ऑफ रोटेशन यही रहे, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही रहे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास एज ए पॉइंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम कितनी दूर रखें, इसका मास कितना हो जाएगा, m। मास वही रहेगा जो बॉडी का था, ठीक है क्या। हम चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का था, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट आना चाहिए। तो m वही है, I वही है। तो बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे रखा होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगी। कुल मिला के कैसे, अब आप ही बताओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, mr²। r क्या है यहाँ पे, k, ये किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, बस। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस है ना, k I/m का अंडर। ये काम क्या आती है, कई बार सवालों में ऐसी शेप दी होती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नहीं निकाल सकते। कुछ भी दे दी शेप, XYZ कुछ भी यही दे दी मान लो, और बोल दिया कि इसमें टॉर्क वॉर्क लगा दिया तो बताओ अल्फा क्या होगा। अब आपको आई नहीं दिया, आप निकाल भी नहीं सकते। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन आपको गिवन देते हैं कि मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट की रेडियस ऑफ गायरेशन k है। तो आप आई कैसे निकालोगे, m k² करके, k दिया हुआ है, m k² करोगे आई आ जाएगा। फिर आई का यूज अब आप आगे की कैलकुलेशन में कर लो। तो काम तो ये आता है। बाकी काम ऐसे भी आ सकता है कि आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसा दिया होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप खुद फाइंड कर सकते हैं, और फिर आपसे के पूछ लिया जाएगा, तो फिर आप के ऐसे निकाल दो, I = m k² करके, ठीक है। इतनी सी बात है। चलो एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आ गए ना। तो मान लीजिए कि 3 रॉड हैं सेम मास की, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल उन्होंने बना दिया है। इसका जो सेंट्रॉइड है परपेंडिकुलर टू द ट्राइंगल एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट सबसे पहले तो आई निकालो, और फिर इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालो। करिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आपको पहले आई तो निकालना ही पड़ेगा। तो आई निकालने पे ध्यान दें, गायरेशन में निकलवा दूंगा। चलिए इधर देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको सॉल्व। तो कैसे होगा भाई, आप क्या करिए, रॉड को मार्क कर लो 1 2 3। पहले 1 के लिए सोचो केवल, हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहले केवल रॉड 1 के लिए सोचते हैं। तो इसके पैरेलल इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट लिखेंगे पहले तो क्या होगा, m l² / 12 प्लस ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, मान लीजिए d। तो कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये लेंथ कितनी होगी, l/2, तो tan थीटा लगा दो, d/l/2 = tan 30। तो d कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा ना। तो आप लिखोगे m d² l/2√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये भी अच्छा, ये 12 ही है शायद। तो ml² / 6 हो गया है।
है ना। और I1 बराबर I2 बराबर I3 आ जाएगा। तो जो टोटल आई है वो 3 ऑफ I1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ml² बाई 2। ये तो आई आ गया। अब वो निकालो, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या आया? देखो, जो कॉमन मिस्टेक होती है यहाँ पे वही आपने की। आप लिखते हो m बराबर m² वहां पे जो m है वो बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, ये आएगा। तो आई आप लिखोगे ml² बाई 2। अब यहाँ पे m की जगह 3m मत चिपका देना, वो सॉल्व करके आया है। तो k बराबर आया L/√6। बस यही वाली गलती होती है, और इससे ज्यादा कुछ भी कठिन सवाल नहीं बन सकता। क्योंकि अगर आपको आई निकाल गया, आपको करना ही क्या है, फिर m² करना है। बस गलती यही होती है, m में बॉडी का मास डालना होता है, बजाय हम उसके m² ही कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक और करो। आपको याद होंगे सेंटर ऑफ मास में कुछ कैविटी जैसा। कैविटी का मतलब एक ऐसी जगह पे मास जहां हमें लगता है यार होता तो अच्छा होता, लेकिन वह नहीं होता। तो हम कैसे करते थे, प्लस माइनस करके कुछ करते थे, वैसे है। आओ देखें, ये मिटाया जाए, ऊपर ऊपर से मिटाया था। तो ऐसा है कि एक अच्छी खासी डिस्क थी, पर उसे खराब कर दिया गया। ये जो सेंटर है वो बड़ी डिस्क का सेंटर है, और ये जो सेंटर है वो छोटी डिस्क का सेंटर है। हमें मास डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, और ये वाला रेडियस दिया हुआ है r। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सी से पास हो रही, तो आप लिख सकते हैं AOR इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट C। परपेंडिकुलर टू द डिस्क, लिख लो, AOR इज perpendicular to the disk and passing through point C, passing through point C, then find MOI, then find MOI। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कैसे करेंगे देखते हैं। इधर इधर देखेंगे आप सब लोग, मैं सिखाता हूँ। सिग्मा दिया है, एम नहीं दिया है। बताएं कि करोगे, बता देते हैं। इधर देखो, क्या कॉन्सेप्ट है। बोले कि अगर यहाँ पे डिस्क होती तो कितना अच्छा होता, हम आंसर लिख देते हैं mr²/2। अरे हाँ कि ना, लेकिन नहीं है। तो क्या करें, इसमें मास ऐड कर देते हैं प्लस सिग्मा, और साथ में माइनस सिग्मा। तो आपके पास दो डिस्क हैं, एक तो बड़ी डिस्क है जिसका की सेंटर C है, इसकी रेडियस R है, मास मान लीजिए m1 है, इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है। और दूसरी डिस्क है छोटी, जिसका सेंटर C1 है, और C कहाँ होगा, C यहाँ होगा, देखो ये। अरे हाँ कि ना, और इसकी मास डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको बताया तो। आप बीच में अगर प्लस लगाओ तो यहाँ पे मास डेंसिटी माइनस सिग्मा लिख लो। समझ में आ रही बात, कि इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये सिस्टम बन जाएगा। लेकिन आप कई बार किताबों में या खुद को भी मन करता है माइनस सिग्मा क्या प्लस सिग्मा, मैं तो कॉन्सेप्चुअल चलूंगा, माइनस सिग्मा जैसा मास में कुछ होता नहीं है, प्लस ही होता है। तो फिर आप ऐसे करो, अगर प्लस सिग्मा है तो यहाँ माइनस, मतलब इसमें से इस सिस्टम को घटा दोगे तो वो सिस्टम आएगा। ज्यादा सही यही है कि यहाँ प्लस सिग्मा लिखो और यहाँ पे बीच में माइनस लिखो।
समझ गए क्या? मतलब इस बड़ी डिस्क में से इस छोटी डिस्क को घटा दोगे तो वो बन जाएगा। यही सही है। चलिए, इसका मास क्या मान लें? m2। अरे हाँ ना, इस डिस्क का c के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I1। इस छोटे डिस्क का हमें C1 के अबाउट निकालना है कि C के अबाउट निकालना है? C के अबाउट। आ गया मान ले I2। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा I अबाउट C टोटल, I1 माइनस I2। और I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C माइनस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C। I1 माइनस I2 आंसर होगा। अच्छा, उससे पहले मैं लिख दूंगा I1 माइनस I2, उससे पहले मास लिखा दूं। M1 क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई आर स्क्वायर। और M2 क्या हो जाएगा? सिग्मा, हाँ तो ये हो गया, ठीक है बाद में R²/4 हो गया। ठीक है, अब बताइए मेरे को I1 क्या लिखूंगा? मास मान लीजिए M1 है, तो I1 क्या लिखूंगा? एक डिस्क है जिसमें C के आउट सेंटर के आउट चाहिए, तो mR²/2 होता है। तो मास इसका M1 है, रेडियस इसकी R है, बाय 2 माइनस। इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें ना इसके खुद के सेंटर के आउट नहीं चाहिए, इस पॉइंट के आउट चाहिए। तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अरे हाँ की ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के पहले खुद के सेंटर के आउट निकालेंगे, इस पैरेलल इसके पैरेलल। अरे यू है ना एक्सिस, तो इसके पैरेलल क्या हो जाएगा? मास कितना है? M2। रेडियस कितनी हो जाएगी? तो mR²/2। R क्या है उसमें? R/2 प्लस md²। तो m क्या है? M2। d कितना है? 2। ये आंसर हो गया। और आपको अब M1 M2 की वैल्यू भी डालनी है। अरे फाइनली M1 M2 की वैल्यू भी तो पुट करूंगे, वो दिया थोड़ी M1 M2, दिया तो सिग्मा है ना। तो M1 M2 की वैल्यू भी इसमें डालूंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लिखो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। यही आंसर है, और क्या हो गया? बताओ क्या डाउट है? आगे तो बस सॉल्व करना है, मैं कर देता हूँ वाली, घर जाके कर लेना। M1 में वैल्यू डाल देता हूँ, सिग्मा पाई R² इंटू R²/2 माइनस एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ अब इसमें तो, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने। M2 R²/8 माइनस M2 R²/4। अब वैल्यू डालते हैं, सिग्मा पाई R²/2 सिग्मा पाई R²/4 इंटू 8 सिग्मा पाई R²/4 इंटू 4। कॉमन आ गया सिग्मा पाई R⁴, अंदर बचा 1/2 माइनस 1/32 माइनस 1/16। 16 1 2 13, ये आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन में मैं नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, या चाहो तो बना लो। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ इतना चेंज कर रहा हूं, बाकी सब कुछ पुराना वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे सिग्मा की जगह मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रिमेनिंग डिस्क है, रिमेनिंग डिस्क क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इतनी तो खा गए ना हम। रिमेनिंग डिस्क का मास m है, m है, रिमेनिंग डिस्क का मास है m। तो वही की वही बताओ कि c के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो क्या अंतर आएगा, क्या अपनी करने का तरीका रहेगा, बताइए। देखो, आप क्या करोगे, क्या सोचोगे? बस एम ही तो दिया है, आप क्या करोगे? आप इस एम से पहले सिग्मा निकाल लोगे। तो बताओ जरा, एम से सिग्मा क्या आएगा?
सिग्मा बराबर क्या होता है, मास अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 का स्क्वायर। ये आ गया सिग्मा। सिग्मा कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन गया, 1 - 1/4, 3/4, 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। अरे बात समझ में आई क्या। बोले अब क्या करूंगा, अब वही की वही काम करना है, सेम टू सेम। पहले आप यहाँ पे दो डिस्क बनाओगे, एक प्लस सिग्मा की बड़ी डिस्क माइनस एक प्लस सिग्मा की छोटी डिस्क। उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे सिग्मा के टर्म में। सिग्मा के टर्म में वही लिखोगे, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका मास सॉल्व करके, ये सॉल्व करके, ये सॉल्व करके, ये सॉल्व करके फाइनल आंसर यही आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका यही आ जाएगा, सिग्मा पाई आर की पावर 4, ये कितना है 13/32, यही। लेकिन अब सिग्मा दिया नहीं है सवाल में, तो आपका आंसर सिग्मा में छूट नहीं सकता। अब आपको सिग्मा की वैल्यू डालनी पड़ेगी, बस इतना सिंपल है। तो ये नया सवाल हो जाएगा और इसका आंसर भी एकदम अलग सा आ जाएगा। मतलब वैसे देख के नहीं बता सकते कि आपने सिग्मा में आंसर निकाल दिया, देख के पता लग गया, क्योंकि सारी चीजें थोड़ी बदल सी जाएंगी। वैल्यूज आपको डिफरेंट डिफरेंट सी दिखने लग जाएंगी। जैसे पाई गया, ये 2 बच गया, ये 8 हो गया, तो आई बराबर कितना आया 13/mr² है ना। ये आंसर हो गया। तो लिख लो आप इसको, 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें अंतर मैंने सिर्फ इतना किया, सिग्मा की जगह मास दिया। और मास मैंने गौर से देखना, कई बार ये मास पूरी डिस्क का दे देता है, तो रिमेनिंग डिस्क का मास निकालना पड़ता है। मतलब वो सवालों में ऐसी हरकतें होती है। यहाँ मैंने लिखा साफ साफ, रिमेनिंग डिस्क का मास m है, तो आपको जब सिग्मा निकाला तो m अपॉन वो एरिया रखना है जितने का ये मास है। अगर वो कंप्लीट डिस्क का मास m दे देता, तो आपको एरिया भी कंप्लीट डिस्क का रखना पड़ता, उससे सिग्मा निकलता और फिर यही काम होता। ठीक है, तो अच्छा क्या रहता है, पहले सिग्मा निकाल लो और सिग्मा में क्वेश्चन सॉल्व करो और लास्ट में सिग्मा की वैल्यू रखो, ये ठीक पड़ता है। क्योंकि बीच में ही अपन सिग्मा की वैल्यू भी रखने लगे तो वो वैसे ही इतना बड़ा है, उसमें सोचो सिग्मा की वैल्यू भी आप उसमें रख देते तो और गंदी कैलकुलेशन बन जाती। तो सिग्मा में आंसर निकाल के लास्ट में वैल्यू रखो। बाकी एक सवाल और दे रहा हूँ आपको कैविटी का, खुद से करना है आपको, करो। ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। मान लो एक वापस से डिस्क ले लेते हैं, स्फीयर ले लेते, देखता हूँ डिस्क की ले लेते हैं, और इस डिस्क का मास है 9m। बढ़िया। ये 9m जो है कंप्लीट डिस्क का मास दे रखा है। फिर इसमें से एक होल कट करके निकाल दिया जाता है, और वो होल जो है उसकी रेडियस है r/3, और बताया है कि वो कहां से निकाला है, यहां ऊपर से निकाला। और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r/3। r/3 रेडियस का होल कट करके अलग कर दिया, कंप्लीट डिस्क का मास था 9m। समझ में आई बात। फाइंड MOI ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर O। यही है O। अच्छा, टोटल रेडियस r है, तो O के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द O आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये सवाल करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, अरे बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा निकालेंगे। मुझे बताइए सिग्मा क्या आना चाहिए, पाई r², 9m/πr² आना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट डिस्क के लिए दिया था। अब आप क्या करोगे, एक तो आपकी हो जाएगी बड़ी डिस्क, जिसका डेंसिटी आप प्लस सिग्मा ही मान लोगे, इसकी रेडियस r हो जाएगी, और इस O के अबाउट ही आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, माइनस एक छोटी डिस्क मिलेगी। इस छोटी डिस्क के लिए पॉइंट O कहां होगा, नीचे होगा, और इसकी डेंसिटी सिग्मा, लेकिन इसकी रेडियस r/3। और ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए जरा,
क्योंकि हम जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हमें यहां से तक की डिस्टेंस बतानी चाहिएगी मतलब। तो कैसे करेंगे, टोटल हो गई आर, और आर में से ये वाली r/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बची हुई निकल जाएगी। तो r माइनस r/3, 2r/3 डिस्टेंस आ जाएगी। इसके अबाउट इसका मतलब सॉरी, बड़ी डिस्क का मास m1 लिख देंगे, छोटी डिस्क का मास m2 लिख देंगे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको I1 लिख देंगे, इसका जो आएगा उसको I2 लिख देंगे। m1 क्या लिखेंगे, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। m2 क्या लिखेंगे, सिग्मा पाई r/3 का स्क्वायर। सिग्मा नहीं दिया हुआ है तो सिग्मा की वैल्यू इसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है क्या। फिर इस पे गौर कर लो, बाकी सब तो फिर तुम कर लोगे घर जाके। सुन लो ध्यान से, I1 क्या लिखोगे, कोई बता दो मेरे को। बेसिकली मैं लिखने वाला हूं I1 माइनस I2। I1 बता दो क्या लिखो, m1 r²/2, क्योंकि ये इसका खुद का ही सेंटर है। वहां पे आपको क्या लगानी पड़ेगी, पैरेलल एक्सिस में। पहले तो खुद के आउट लिखोगे, तो मास कितना है m2 r²/2 प्लस m d²। m2 d कितना है, 2r/3 का स्क्वायर जी। और आप इसको सॉल्व करोगे, m1 m2 की वैल्यू रखोगे, फिर सिग्मा की वैल्यू रखोगे, और फाइनल आंसर आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू चाहो तो पहले रख देना, हो सकता है कुछ कट जाए पिट जाए, क्योंकि r² दिख रहा है तो हो सकता है ये अच्छा मास आ जाए। अरे हाँ यार, अच्छा आ जाएगा, सिग्मा रखना तो ये आ जाएगा 9m/πr²। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 9m ही आना चाहिए। और सही बात भी, कंप्लीट इसका तो 9m ही आना चाहिए। और m2 कितना हो गया, 9m/πr² इंटू πr²/9। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, किसके बराबर आ गया, m के बराबर। बस अब तो कितना आसान हो गया। m1 की जगह 9m रखना है, m2 की जगह m रखना है, और सॉल्व कर देना। अच्छा आंसर आएगा इसका शायद, 4m² टाइप कुछ आएगा। आप वो तो घर पे चेक कर लेना, ठीक है। एक और करा था, चलिए एक और करते हैं, तो पूरे 25 हो जाएंगे। फिर हम टॉर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला करिए, और इसमें दिमाग लगाइए आप। ऐसे एक, ये प्लेट है, ध्यान रखना, ये फ्रेम नहीं है, ये प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है। ये वाली साइड एल है, कैपिटल लिख लो वाली से, कैपिटल एल, कैपिटल एल। और ये 90 डिग्री है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m है, इस प्लेट का मास m है, ये प्लेट है, ये से घूम रही है, ठीक है क्या। सोचो और करो कि कैसे करेंगे। चलिए इसको करने के लिए, अब आप वही बातें काफी सारे तरीके से कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन से ही कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं तो। पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एक प्लेट है ये, इसका मास क्या है m, इसका इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I। अब ऐसी की ऐसी एक और प्लेट मैं यहां लगा देता हूं, ये देखो, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल प्लेट लगा दी। तो इसका भी इस एक्सिस का आउट कितना आएगा I, इसका भी मास m ले लो। फिर एक और प्लेट ले लो, इसका भी इसके आउट कितना आएगा I। और फिर एक और प्लेट ले लो, इसका भी इसके आउट कितना आएगा I। ये क्या बन गई, एक स्क्वायर प्लेट बन गई। और साइड क्या है स्क्वायर प्लेट की, √2l है ना। अब इसको आगे करने से पहले ये देख लो कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेट के लिए, प्लेट फ्रेम नहीं, स्क्वायर प्लेट के लिए डायगोनल के अबाउट, क्योंकि डायगोनल बन जाएगा ना, डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो ही तो ये काम का है। अगर यही नहीं पता तो फिर तो कोई मतलब नहीं उसका। तो बताओ, अगर मास m का और लेंथ साइड a का एक स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट के लिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
ये बताओ पहले कैसे करें। बोले सर कर लेंगे, उसमें क्या है। बोले सर इसके अबाउट भी कितना होना चाहिए, आई। तो जो सेंटर से पास होने वाला है इसके अबाउट निकाल सकते हैं क्या। इसको आई जेड अगर बोल दूं तो आई जेड कैसे होगा। बोले सर ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने निकलवाया है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का तीसरा एग्जांपल था ये। मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए उसके पेट में से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के आउट निकलवाया है, तो आंसर आया था, आप चेक करेंगे तो ma² प्लस b² बाय 12। ये कैसे आया होगा। एक लाइन मैंने ऐसे खींची होगी, एक ऐसे खींची होगी ना एक्सेस, और एक ऐसे खींची होगी, तो इसके अबाउट आएगा ma² बाय 12 mb² बाय 12। जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे दोनों ही साइड क्या है a, तो ma² प्लस a² तो कितना हो गया ma² बाय 6। और ये तो आई जेड आया है, हमें तो आई चाहिए। तो पहले यहाँ पे हमने आई जेड इज इक्वल टू 2i किया, और ma² बाय 6 बराबर 2i किया, तो आई बराबर कितना आया। यहाँ पे m का मतलब क्या है, मास ऑफ द स्क्वायर, a का मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर। अब आ जाओ यहाँ पे जब स्क्वायर बना तो टोटल मास कितना हो गया 4, और ये 4i, तो हम लिखेंगे 4i इज इक्वल टू i1। इस स्क्वायर का हमने i1 मान लिया। 4i इज इक्वल टू i1 का मतलब है ma² बाय 12। m कितना आएगा 4m, a की जगह कितना आएगा, क्या आंसर हो गया, 4 से 4 गया, आई बराबर ये आंसर। ऐसे बताओ, आया समझ में। तो इस तरीके से आपके हमने लगभग सभी तरह के, जितने तरह के सवाल बन सकते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, उतने सवाल हमने करा दिए। अब आप ही को बार बार रिवाइज करना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ये जो टॉपिक है इससे डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट मतलब फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप अपने जेई मेंस के प्रीवियस के क्वेश्चन देखना, भरे पड़े होंगे रोटेशन वाले टॉपिक के पीवाई क्यूज में। हर पेपर में रोटेशन के दो सवाल मान लो, तो एक सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आना लगभग तय है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, जेई मेंस की। लगभग तय है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सवाल डायरेक्ट आएगा ही आएगा। मतलब पूरे 17 दिन का चैप्टर है, 16-17 दिन का, उसमें से दो सवाल आएंगे, एक पहले 3 दिन में से आएगा। समझ रहे हो आप, रेशो देख रहे हो इसका, इसकी आप वेटेज देख रहे हो, और बचे हुए जो कितने 14 डेज है उनमें से एक आएगा। तो इसका मतलब इसको अच्छे से तैयार कर लो, पी वाई क्यू के सारे सवाल लगा लो। रोटेशन पी वाई क्यू मिल जाएंगे आपको। रोटेशन पी वाई क्यू एम ओ आई के सारे सवाल लगा लो, उससे पहले अपनी मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, और एच सी भी कंप्लीट कर लो एम ओ आई वाली। उसके बाद पी वाई क्यू जरूर कर लो। ये मतलब फ्री के मार्क्स से आप थोड़ा सीख जाओगे ना, उसके बाद आपको लगेगा यार इसका सवाल भगवान आ जाए, ताकि हम रोटेशन में ये तो कर लेंगे।